सुप्रभात। और इकोनॉमिक्स का एक पार्ट है और ये इकोनॉमिक्स का पार्ट 2 है। पार्ट 1 आप लोग देख चुके हैं, ये पार्ट 2 है। और पार्ट 2 में हम लोग पढ़ेंगे कि बाजार क्या है, मार्केट क्या है। ठीक है, तो बाजार आप लोग सीधा सीधे समझते होंगे कि जहाँ पे बहुत सारे दुकान लगते हो, जहाँ बहुत सारे ग्राहक जाते हो, मतलब एक ऐसा स्थान जहाँ पे क्रेता और विक्रेता दोनों होते हैं, उसको बाजार कहते हैं। आपसे पूछेगा बाजार क्या है, तो जहाँ क्रेता और विक्रेता दोनों होते हैं उसे बाजार कहते हैं। लेकिन बाजार भी बहुत प्रकार के होते हैं, बहुत प्रकार के। इट मीन्स कि कम से कम 4 प्रकार के बाजार तो आपको पढ़ने ही पड़ेंगे। तो कौन कौन बाजार होते हैं? तो पहला बाजार होता है, उसको बोलते हैं परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, यानी कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार। यानी कि वहां पे कंपटीशन जो है जबरदस्त होता है। अब प्रतियोगिता जबरदस्त होने का कारण क्या है? तो कारण ये है कि वहां पे ग्राहक भी बहुत सारे होंगे और दुकानदार भी बहुत सारे होंगे, यानी कि क्रेता और विक्रेताओं की संख्या वहां पे बहुत ज्यादा होगी। ठीक है। दूसरा होता है फर्मों का स्वतंत्र प्रवेश व बहिर्गमन, यानी कि जो दुकानदार हैं, जो फर्म है, जो कंपनी है, वो स्वतंत्र है, कभी भी आता है कभी भी चला जाता है। सब मान के चलो कि आप सब्जी लेने जाओ तो कुछ दुकानदार ऐसे मिलेंगे जो पर डे आपको नहीं दिखेंगे वहां, लेकिन कुछ हैं जो नए चेहरे हैं, वो आते हैं मार्केट में, सब्जी बेचते हैं और चले जाते हैं, गांव के लोकल लोग। तो वहां पे जो फर्म है वो स्वतंत्र प्रवेश है, उसकी एंट्री पे कोई रोक टोक नहीं है। आया, बेचा और बेच के बहिर्गमन निकल गया। उसको ये नहीं कि हम आएंगे तो रोज यहीं बैठना है। ठीक है, तो ये कहाँ होता है? पूर्ण प्रतियोगिता में होता है। तीसरा समरूप वस्ती में, बाजार जाओगे ना तो आलू 10 दुकान में लग रहा है, तुमको आलू दिखेगा। टमाटर तो 10 दुकान में टमाटर दिखेगा। मतलब जो वस्तु होता है, प्रोडक्शन होता है बाजार में, वो एक ही टाइप का होता है। अब एक ही टाइप का जब माल होगा तो कंपटीशन बढ़ेगा। सपोज करो कि अगर सब बच्चा को डांस आता हो तो डांस कंपटीशन बढ़ेगा, गाना आता हो तो गाना में कंपटीशन बढ़ेगा। तो वैसे ही बाजार में अगर सब दुकानदार एक ही आइटम बेचे तो कंपटीशन बढ़ेगा ना, बढ़िया भी देना होगा, सस्ता भी देना होगा। चाहे कस्टमर तो होशियार होता है। हम लोग पहले पढ़े हैं ना कि इच्छा की पूर्ति और संतुष्टि दोनों चाहिए उसको। तो ये हो गया समरूप वस्ती में। तीसरा, अगर पूर्ण प्रतियोगिता बाजार है तो कीमत आपको हमेशा लगभग लेवल मिलेगा। जैसे मार्केट में चले जाओ, आलू का रेट पूछो, 10 दुकान में घूम लो, तुमको 10 दुकान का आलू का रेट एक मिल जाए, एक ही रेट का मिलेगा, क्योंकि जहां एक बढ़ाया तो उसके पास कस्टमर नहीं जाएगा। तो जब पूर्ण प्रतियोगी बाजार में आप एंट्री करते हैं तो कीमत बहुत ज्यादा इधर उधर नहीं होगा, एक समान कीमत होगा, एक टाइप का बहुत सारा दुकानदार होगा, एक टाइप का बहुत जगह पे प्रोडक्ट होगा। वहां पे आपको कोई कंफ्यूजन नहीं। कोई बिस्किट लेने जाओ, आप यहाँ लो, चाहे हमीरगंज में लो, चाहे रेड़मा में लो, चाहे बरिया में लो, एक ही रेट लगेगा। तो पूर्ण प्रतियोगी बाजार समझ में आया? कोई कंफ्यूजन? तो यहाँ पे क्या है कि कीमत का निर्धारण मांग और पूर्ति से होता है। यानी कि यहाँ पे कीमत का निर्धारण होता है वो जो मांग का नियम है और पूर्ति का नियम है उसके हिसाब से होता है। जो पहले वीडियो में हम लोग पहले क्लास में से जो वीडियो में देखे होंगे उसमें देखे होंगे कि मांग का जो नियम है वो हमेशा दाहिनी ओर ढलता है, लेकिन पूर्ति का जो नियम है वो हमेशा ऊपर की ओर जाता है। मांग जो है हमेशा ऋणात्मक होता है, हमेशा वो -1 होगा, और पूर्ति जो है हमेशा धनात्मक होता है, +1 होगा। तो एमसीक्यू में पूछेगा, जिससे पहले वाला जो क्लास है उसमें आपको अच्छे से बताया गया है ग्राफ बना के। तो यहाँ पे बाजार की शक्ति डिसाइड करती है कि रेट क्या होगा। माल का बाजार में कम है तो रेट बढ़ जाएगा, मार्केट में अगर माल ज्यादा है तो रेट घट जाएगा। तो यहाँ पे रेट तय कौन करता है? मांग और पूर्ति, यानी कि बाजार का जो शक्ति है, पावर है, ये रेट तय करेगा। क्लियर? दूसरा है मोनोपोली मार्केट, एकाधिकार बाजार। तो एकाधिकार बाजार में होगा कि भाई एक वस्तु का केवल एक दुकानदार। अब तुमको लेना है आलू, डाले में की जगह आलू बिकेगा, तो एकाधिकार है उसका। वो चाहेगा तो फ्री में दे देगा, चाहेगा तो 5000 रुपये किलो देगा। क्या करोगे? लेना पड़ेगा। जैसे अगर कॉमन आप दातून इधर ले लो तो 5 रुपये में मुठा मिलेगा, अब बड़े बड़े शहरों में चला जाओ स्टेशन पे तो 5 रुपये पीस मिलेगा। तो एकाधिकार हो गया। ठीक है। दूसरा है
वस्तु का निकट स्थानापन्न, उसका बगल में कोई ऑप्शन ही नहीं है। वहां आलू तुमको लेना है तो हो सके दूसरे का बगल में, अगल बगल में कहीं ऑप्शन है दूर दूर तक। आलू की जगह पे तुम सोचो करेलियो मिल जाए, भांटो मिल जाए, तो वो ससुरा नहीं मिलेगा, यानी कि कोई विकल्प नहीं होगा। मान लो डालने में हम अकेले टीचर हैं तो टाइट करके रहेंगे, कोई बोलते ही रहे। अब 4 ऑप्शन हो जाएगा कि हम नहीं तो वहां आओ, तो भाई बच्चा मेरे पास नहीं का कहीं और जाकर पढ़ेगा। तो एकाधिकार में होता है कि एक ही विकल्प होगा, ठीक है, विकल्पों का अभाव। फर्मों का प्रवेश प्रतिबंध, यहाँ पे दूसरा दुकानदार को एंट्री नहीं है, हम अकेले रहेंगे, दूसरा का आएगा तो ले भोगता, मैंने एक ही दुकानदार रहेगा, 4 दुकानदार नहीं होगा। तीसरा है कीमत पर पूर्ण नियंत्रण, तो भाई कीमत पर तो भाई दुकानदार पर कंट्रोल है, वो मन फ्री में बेचे, मन है तो 5,000 में बेचे, 5 लाख में बेचे, क्या वो अकेले है और ग्राहक को मजबूरी है लेबे करेगा। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपकी बहुत जरूरी की चीज है और दुकानदार एक ही को है तो आप लेबे कीजिएगा। सपोज करो कि तुम गांव में 10-20 किलोमीटर तक दवा का दुकान एक है और तुमको कोई इंजेक्शन का जरूरत पड़ गया, दुकानदार पास गए, वो जान रहा है कि इसको आधा घंटा में सुई नहीं मिलेगा तो मर जाएगा, तो क्या करेगा, बोलेगा 1 लाख लेंगे, देना है तो दीजिए, तो छोड़ दीजिए, जाइए ले लीजिएगा, डाल देंगे, आपको लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे एकाधिकार प्रतियोगिता इसके तुलना में लोचदार नहीं होता। यहाँ पे दुकानदार एकदम टाइट रहता है, कितना में बेचेंगे, लेना है लो, नहीं लेना है घरे जाओ। और यहाँ क्या है पूर्ण प्रतियोगिता में कि यहाँ पे रेट लचीला होगा, मार्केट हिसाब से कम बेसी होते रहेगा। हाँ, तो वहाँ लचीला होगा, रबर की तरह फ्लेक्सिबल रेट रहेगा, यहाँ पे एकदम टाइट रहेगा लकड़ी तक की तरह, ठीक है। तीसरा है एकाधिकार प्रतियोगिता। तो एकाधिकार प्रतियोगिता, यहाँ था एकाधिकार खाली और यहाँ पे एकाधिकार प्रतियोगिता। यहाँ पे थोड़ा सा माइनर फर्क है, यहाँ एकाधिकार है, यहाँ एकाधिकार प्रतियोगिता है। तो यहाँ क्या है कि बहुत से क्रेता होंगे, बहुत से विक्रेता होंगे। यहाँ पे क्रेता एक ही वो था, अब विक्रेता एक ही वो था। यहाँ पे खरीदार और दुकानदार दोनों ढेरे हैं, तो फिर एकाधिकार कैसे हो गया? तो दुकानदार बहुत है, लेकिन हाँ, रोशन मार्कर बेचेगा, चंदन डस्टर बेचेगा, कोई व्हाइट बोर्ड बेचेगा, कोई कॉपी बेचेगा, मैंने एक दुकानदार पास एक आइटम मिलेगा। यानी कि अगर चंदन के पास मार्कर है तो रोशन चंद मार्कर नहीं बेचेगा, ये डस्टर बेचेगा। तो एक प्रतियोगिता है, लेकिन यहाँ भी एकाधिकार है, बाकी सब यही वाला हो जाएगा। बहुत विक्रेता का वस्तु एक दूसरे से अलग अलग होगा और उत्पाद विभेद, मैंने रंग डिजाइन अलग अलग होगा। मान चलो कि मार्कर चंदन बेच रहा है तो रोशन वाला मार्कर ऐसा रहेगा, चांदनी वाला ऐसा रहेगा, तो रंग विभेद रहेगा, डिजाइन में फर्क रहेगा। और चौथा है अल्पाधिकार। तो अल्पाधिकार में क्या है कि दुकानदार की संख्या सीमित होती है, क्रेता की संख्या अधिक होती है, मैंने दुकान कम होगा और ग्राहक अधिक होंगे। जैसे मोहल्ले में किराने की दुकान है, हाँ, कंपनी, क्रेता की संख्या अधिक, ग्राहक की संख्या अधिक होगी। प्रवेश की बाधाएं, यानी कि कोई बाहर का आना चाहे तो इंटरव्यू कर, कोई मोहल्ला है तो मोहल्ला में कोई दुकान खोल दिया, दूसरा दुकान खुलेगा नहीं खुलेगा। अब बाहर का आदमी तो खोल नहीं सकता है, तुम जमीन दोगे दुकान दोगे तब है ना, तो कठिन होता है। तो ये 4 तरह के आपके बाजार मिलेंगे। बाजार का 4 प्रकार समझ में आ गया? नहीं समझ में आया तो आप रिपीट करके वीडियो देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब सकारात्मक अर्थव्यवस्था क्या है? एक क्वेश्चन है कि सकारात्मक अर्थव्यवस्था क्या है। तो सकारात्मक अर्थव्यवस्था से तात्पर्य धन की आपूर्ति में वृद्धि और अर्थव्यवस्था के मूल्य वृद्धि को सकारात्मक करते हैं। जहाँ पे अर्थव्यवस्था का मूल्य हमेशा बढ़ता है, महंगाई होता है ना, उसको सकारात्मक बोलते हैं, और जहाँ इन्फ्लेशन होता है नकारात्मक हो जाता है। महंगाई और इन्फ्लेशन आपको समझना होगा, ये माइनर फर्क है। आदमी इन्फ्लेशन को भी महंगाई समझ लेता है। जैसे इंडिया में क्या है, महंगाई नहीं है, इन्फ्लेशन है, लेकिन पब्लिक बोलता है कि बड़ी महंगाई हो गया। अरे महंगाई हो जाएगा तो खुश हो जाते। महंगाई का मतलब है कि आपके पैकेट में बहुत सारा पैसा है, आप जाके कुछ खरीद रहे हैं, फर्क नहीं पड़ रहा। इन्फ्लेशन का मतलब है कि पैकेट में पैसा नहीं है, सामान का रेट बढ़ गया। तो कहने का मतलब है कि उसके बाद आते हैं अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। तो अर्थव्यवस्था जो है वो बना है ग्रीक भाषा से, ठीक है। जो फर्स्ट क्लास जो हम लोग हैं उसमें आपको बताया भी है कि ग्रीक भाषा के किस वर्ड से बना। तो उसमें 2 वर्ड आता है, अर्थ और व्यवस्था। तो अर्थ का अर्थ होता है मुद्रा या घर। अर्थ का 2 अर्थ होता है, मुद्रा होता है या घर होता है, और व्यवस्था मतलब एक ऐसा स्थापित प्रणाली, कार्य प्रणाली जिससे सिस्टम चलता है, व्यवस्थापक, ठीक है।
तो किसी भी देश की समस्त आर्थिक गतिविधियों के अध्ययन से संबंधित सभी क्रियाकलाप को अर्थव्यवस्था कहते हैं। क्लियर है? अर्थव्यवस्था जब आप पढ़ लीजिएगा तो अर्थव्यवस्था में क्या होगा, आर्थिक क्रिया पढ़ना है। तो आर्थिक क्रिया जब पढ़ना है तो आर्थिक क्रिया क्या है, धन अर्जित करने का सब क्रिया आर्थिक क्रिया है। चाहे डॉक्टर के द्वारा सुई भोंकल जाता है वो पैसा लेने के लिए करता है, मास्टर साहब पढ़ाते हैं तो वो पैसा लेने के लिए पढ़ाते हैं, और किसान खेती करता है वो भी पैसा कमाने के लिए करता है, व्यापारी करता है तो वो भी करता है। तो धन अर्जित करने के सभी क्रिया को आर्थिक क्रिया कहते हैं, और धन अर्जित करना जिसका उद्देश्य नहीं होता है उसको अनार्थिक क्रिया कहते हैं। तो आर्थिक क्रिया अनार्थिक क्रिया में तो स्पष्ट हो गया। जिसमें पैसा कमाना है, माल, अपना सपना, मनी, वो हो गया आर्थिक क्रिया। चाहे डॉक्टर हो, चिकित्सक हो, या फिर शिक्षक हो, टीचर हो, किसान हो, फार्मर हो, बिजनेसमैन हो, व्यापारी हो, कुछ हो। और ऐसा क्रिया जिसका उद्देश्य पैसा कमाना नहीं है वो है अनार्थिक क्रिया। क्लियर है? अब अर्थव्यवस्था कितने प्रकार का होता है? तो अर्थव्यवस्था होता है 5 प्रकार का। नहीं, पांचों मुख्यतः है। आप लोग कंफ्यूजन क्या है तुरंत हम क्लियर कर रहे हैं, थोड़ा सा माजा बतला, पानी लाए उसको पी लेने दो। अर्थव्यवस्था 5 है, ठीक है। पहला अर्थव्यवस्था है उदारवादी, दूसरा है राज्य आधारित, और तीसरा है मिश्रित यानी कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। देखिए इसको ध्यान से पढ़िएगा, क्या है कि पॉलिटिकल साइंस में पढ़ना है, ज्योग्राफी में पढ़ना है और इकोनॉमिक्स में पढ़ना है, और आपका तीनों सब्जेक्ट है। इसका इस अर्थव्यवस्था का जो प्रकार है इसका संबंध तीनों सब्जेक्ट से है, तो इसको थोड़ा सा ज्यादा डीपली देखिएगा। अर्थव्यवस्था मुख्यतः 5 प्रकार का होता है। एक है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जिसको उदारवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं, दूसरा है राज्य अर्थव्यवस्था जिसे समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं, और तीसरा है मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो ये तीनों अर्थव्यवस्था है, इसका निर्धारण होता है सरकार के नियंत्रण के आधार पर। जैसे सरकार का नियंत्रण जिस पे नहीं है वो हो गया पूंजीवादी, जिसका सरकार का पूरा नियंत्रण है, फुल कंट्रोल है, वो समाजवादी हो गया, सोशलिस्ट इकोनॉमी हो गया। और जो नियंत्रण एक सीमित नियंत्रण है उसको बोलेंगे मिश्रित। अब का दिक्कत है कि कंफ्यूजन हो जाता है। कंफ्यूजन ये होता है कि समाजवादी अर्थव्यवस्था और साम्यवादी अर्थव्यवस्था को आप एक समझ लेते हैं, सोशलिस्ट इकोनॉमी और कम्युनिस्ट इकोनॉमी को आप एक समझ लेते हैं, समाजवादी अर्थव्यवस्था को या बंद अर्थव्यवस्था मान लेते हैं, समाजवादी अर्थव्यवस्था को या कम्युनिस्ट अर्थव्यवस्था मान लेते हैं, या फिर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को ही आप मान लेते हैं खुली अर्थव्यवस्था। नहीं है, नहीं है इसलिए कि आप लोग पॉलिटिकल साइंस में आपको पढ़ाए हैं कि चाइना ने खुले द्वार की नीति कब अपनाई? 1978 में। चीन खुले द्वार की नीति अपनाता है 1978 में। अब आप ये बताइए कि क्या चीन का अर्थव्यवस्था पूंजीवादी है? समाजवादी है ना, लेकिन समाजवादी है और नीति कौन सा अपनाया है? पूंजीवादी ने खुली अर्थव्यवस्था। तो यहां देखो ये 3 गो जो अर्थव्यवस्था है, इसको इसीलिए बोले कि ध्यान समझिएगा, 3 गो जो अर्थव्यवस्था है उदारवादी, राज्य और मिश्रित, इस सरकार के नियंत्रण के आधार पर तय होता है। और इसके बाद 2 अर्थव्यवस्था और है, एक बाह्य अर्थव्यवस्था और एक बंद अर्थव्यवस्था, यानी कि खुली अर्थव्यवस्था और एक बंद अर्थव्यवस्था। तो खुला अर्थव्यवस्था बंद अर्थव्यवस्था का रिलेशन सरकार से नहीं है, अपने देश के बाहर आपका क्या रिलेशन है उससे है। चीन एक समाजवादी अर्थव्यवस्था है, लेकिन 78 से पहले समाजवादी के साथ साथ वो बंद अर्थव्यवस्था था। वर्तमान में क्या है कि समाजवादी अर्थव्यवस्था है, लेकिन वो मार्केट में चेन बना के रखा है, सप्लाई करता है। जैसे मान के चलो कि ये भारत है ना, और इधर हो जाएगा शेष विश्व, शेष विश्व होल और वर्ल्ड, ठीक है। ये भारत है और ये क्या है? शेष विश्व। तो अगर ये आयात करेगा तो निर्यात भी इधर से होगा,
तो इसे कहेंगे खुली अर्थव्यवस्था। तो भारत का अर्थव्यवस्था खुली है और एक मिश्रित है, यानी कि हर देश का दो अर्थव्यवस्था होगा। तो ये बाहर रिलेशन, यानी कि अपने देश के बाहर आप सप्लाई चेन आपका है कि नहीं है, उस पर डिपेंड करता है। तो बाह्य संबंधों के आधार पे खुली और बंद अर्थव्यवस्था का निर्णय होता है। क्लियर है? अब आते हैं, खुली और बंद क्लियर हो गया ना, इसका एग्जाम्पल भी आपको देंगे। तो अब आते हैं पहले पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का खासियत क्या है। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का खासियत होगा कि इसकी शुरुआत होती है, एक पुस्तक है एडम स्मिथ का लिखा हुआ वेल्थ ऑफ नेशन। अगर आप पहला वीडियो देखे हैं तो आप कमेंट कीजिए कि एडम स्मिथ कहाँ के रहने वाले थे, किस देश के रहने वाले थे, और इनकी जो पुस्तक है कब लिखी गई थी। तो एडम स्मिथ का वेल्थ ऑफ नेशन जो पुस्तक है, इस समय से ही पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की शुरुआत होती है, क्योंकि स्मिथ ने कहा कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान और उत्पादन और कीमत निर्धारण बाजार पे तय होता है। मार्केट चूंकि ओपन है ना, सब कोई आएगा मार्केट में, तो उसके हिसाब से मांग और पूर्ति के नियम के आधार पर इसका रेट तय होगा। इसका सरकार पे कोई कंट्रोल तो होता नहीं है। आर्थिक गतिविधियां में सरकार का कोई भूमिका नहीं है, सब ओपन है। जाओ तुम भी बिजनेस करो, तुम भी बिजनेस, तुम भी करो, तुम कमाओ, सस्ता बेचो महंगा बेचो, सरकार को कोई फर्क नहीं। सरकार को मतलब है टैक्स से। और इसका एग्जाम्पल अगर आप देख लें तो अमेरिका और ब्रिटेन। अगर समाजवादी की बात करें तो जस्ट अपोजिट होगा, यानी कि जर्मन दार्शनिक, वहां पे क्या था, एडम स्मिथ, यहाँ पे मार्क्स का सिद्धांत होता है। तो अमेरिका जो फॉलो करता है वो स्मिथ का सिद्धांत फॉलो करता है। समाजवादी देश रूस या यूएसएसआर जो फॉलो करते हैं वो फॉलो करते हैं मार्क्स का सिद्धांत को। तो मार्क्स का सिद्धांत क्या था कि भाई राज्य जो है वो सुपर पावर है, तो राज्य के कंट्रोल में मार्केट होगा। आपको दुकान खोलना है तो सरकार से परमिशन लेना होगा, रेट तय करना तो सरकार से तय करना होगा, संसाधनों पर पूरा हक सरकार का होगा, और आर्थिक स्वतंत्रता यहाँ पे नहीं होगा, इकोनॉमिकल फ्रीडम नहीं होगा। तो दूसरा भी क्लियर है। तीसरा है मिक्स्ड इकोनॉमी, तो दोनों को मिला देंगे तो मिक्स्ड हो जाएगा। अरे चावल और दाल के मिला के तो डेक्ची में सिझा देंगे तो खिचड़ी बन ना जाएगा। चाहे आलू में बिलेते मैस देंगे तो चोखा हो जाएगा। नून डालना होगा, तनिक का मैं नून डाल देंगे और हल्दी, हल्दी उल्दी, हल्दी नहीं, खिचड़ी में हल्दी डलाएगा तब ना पियर। अच्छा, चोखा में हल्दी नहीं डलाएगा। तो खिचड़ी चोखा के मस्त व्यवस्था देखिए यहाँ हो गया। तो पूंजीवादी समाजवादी खिचड़ी हो गया चोखा के साथ है, मस्त। अब अभी हम लोग फिर से आते हैं कि मिश्रित अर्थव्यवस्था का दूसरा नाम क्या है। जब आप कंपटीटिव एग्जाम में जाइएगा, बड़े लेवल पे जाइएगा, नौकरी के लिए जाइएगा, तो लिख देगा कि गांधीवादी अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। अब आप सोचिए कि गैल भैंसिया पानी। तो कहने का मतलब है कि गांधीवादी अर्थव्यवस्था या न्यासिता ट्रस्टशिप का सिद्धांत जो है, इसी को बोलते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी, मिश्रित अर्थव्यवस्था। अगर बात की जाए खुली अर्थव्यवस्था की, जो भी हम बता रहे थे, तो खुली अर्थव्यवस्था क्या है, यहाँ पे उदारवादी और निजी आर्थिक तत्वों का वर्चस्व होता है। यहाँ पे एकदम बड़ा बड़ा कंपनी आएगा बिजनेस करने। अब भाई इंडिया को ओपन कर दोगे तो अमेरिका वाला यहाँ जाएगा तो सस्ता बेचेगा, ब्रिटेन आएगा सस्ता बेचेगा, क्योंकि हमारे पास रिसोर्स नहीं ना है, ऊपर दुनिया को सप्लाई कर रहा है, तो ज्यादा प्रोडक्शन कर रहा है तो सस्ता उसको होता है। यहाँ पे आयात प्लस निर्यात पर कोई भी प्रतिबंध नहीं होगा, और होगा अभी तो न्यूनतम होगा, यानी कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पे कोई भी बैन नहीं होगा, कंट्रोल नहीं होगा, होगा भी तो मिनिमम कंट्रोल। उसके बाद है इसका एग्जाम्पल, तो हांगकांग और सिंगापुर। दुनिया में एकमात्र ऐसा देश है सिंगापुर जहां पे एक भी गांव नहीं, शहरों का देश बोला जाता है। तो क्यों, वहां पे खुली अर्थव्यवस्था है, पूरी दुनिया को अपने यहाँ बिजनेस करने के लिए बैठा कर रखा है। गांव बचवे नहीं किया, खेती नहीं होता, मैंने टकला हो गया, हाँ खेती नहीं होगा, जमीन बंजर हो जाए तो टकले ना कहेंगे। पूरा दुनिया का कंपनियां वहां है तो कमाता कैसे है, इतने टैक्स कमाता है कि वहां जाओगी ना तो चक्कर चक्कर एकदम लाल बत्ती, पियर हरियर गुलाबी बोल जरूरत रहता है। अब बिल्डिंग ऐसे देखोगे तो गर्दन टेढ़ हो जाएगा, ससुरा एकदम ऊंच ऊंच बिल्डिंग रहता है। तो हांगकांग हो गया,
नहीं गई सपना, कुछ एक्चुअली क्या है ना कि सपना में गए थे, ठीक है, तो जैसे ही सपना देखना शुरू किए ना, तो बिल्डिंग में गिनना शुरू किए थे, तो लोग नींदें खुल गई। उसके बाद बंद अर्थव्यवस्था। तो बंद अर्थव्यवस्था जो है, बाह्य अर्थव्यवस्था से कोई संबंध नहीं, यानी कि उसका अर्थव्यवस्था जो अपने ही देश में रहेगा, उसको दुनिया के बाकी देशों से कोई सामान न बेचना है न खरीदना है, वो अपने सामान बनाएंगे और अपने देश को लोग को देंगे। इसको बोलते हैं क्लोज इकोनॉमी। तो अर्थव्यवस्था 5 गो हो ना गया, आप लोग 3 गो कह रहे थे, फर्क है उसका। तो बंद अर्थव्यवस्था का एग्जाम्पल है उत्तर कोरिया। कौन ना कहा तो कहा कि राष्ट्रपति के नाम नाटे नटे है किम जोंग। उस ससुरा कहता है कि हम केकरो कुछ देवे नहीं करबो और ना हमरा तो कोनो बेचे पड़बे, बेचेबे तो तब सीधे गोलियां मार देंगे। तो किम जोंग हो गया। अब इन सब से अलग एक और अर्थव्यवस्था है, उसको कहते हैं इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था। मतलब हम लोग अपने आप में हमेशा कहते हैं कि अमेरिका को पीछे छोड़ देंगे, और ससुरा इतना बड़का बड़का नेता चोर यहाँ आ जाता है कि चोरवनों के पीछे छोड़ देता है। नाम ले लेंगे तो समझ जाओ कि दुखे लग जाएगा कुछ लोग को। यहाँ पे क्या है कि हमारा जो अर्थव्यवस्था सभी दुनिया के 5 अर्थव्यवस्था से अलग है। हालांकि हम लोग बोलते हैं कि मिश्रित अर्थव्यवस्था हम लोग अपनाए हैं, गांधीवादी ट्रस्ट सिद्धांत को अपनाए हैं, लेकिन फिर भी दुनिया के अन्य देशों के इकोनॉमी से मेरा देश का इकोनॉमी बहुत डिफरेंट है। रीजन कि हमारे देश का क्षेत्रफल भी बहुत बड़ा है और पॉपुलेशन भी समझिए रही हो, दुनिया में लोग टॉप पे अगर किसी चीज में है तो पॉपुलेशन में है। 146 करोड़ पॉपुलेशन हम लोग का हो गया है, तो 100 पूरे दुनिया का आबादी 800 करोड़। अब भारत और चाइना 2 मिल जाता 300 करोड़। जय हो बिहार के लाला। तो भारत का जो अर्थव्यवस्था है वो कृषि प्रधान है। खेती करो, आलू बेचो, बेटी के ब्याह करो, चना बेचो, कर्जा भरो, एकरे में सीमित रह जाता है। अगर कुछ स्टेट को छोड़ दिया जाए, पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा को छोड़ दिया जाए, तो बाकी जगह किसान के क्या उत्पादन करते हैं? बस किसी तरह 6 महीना साल भर खाने भर हो जाए। अगर ज्यादा हो गया तो बेटी का विवाह करना है, कोई बीमार पड़ गया उसका इलाज कराना है, कोई मर गया उसका श्राद्ध करना है, बेचारा मैंने क्या कहते हैं डूबा भर कर डूहे भर, डूबा समझते हो, कटोरा, तो जिंदगी भर बेचारा कटोरा भर कटोरे भर जाता है, कहीं गमला में नहीं हो पाता है। तो भारत का इकोनॉमी है वो कृषि प्रधान है। दूसरा है कि यहाँ दुनिया का सबसे ज्यादा यूथ है, लेकिन यहाँ के यूथ व्यस्त कोची में है, तकनीक नहीं, तकनीक में रहता तो ठीक है था, यहाँ ससुरा नाचेगा बिजी है, दिन भर 20 खमा इंस्टाग्राम खोल के दिखाएगा कि मेरा व्यूज कितना गया और सब्सक्राइबर और फॉलोवर कितना हुआ। तो इंडिया का जो यूथ है वो टेक्निक के मामले में बहुत पीछे है। यहाँ पे टेक्नोलॉजी जो है सब हम अभी का यूज कर रहे हैं। आप कंप्यूटर सीखे जाते होंगे ना, तो वहाँ सिखाता है MS एक्सेल, MS माइक्रो कोची कहते हैं, MS वर्ड, MS पेंट, मैंने सब माइक्रोसॉफ्ट का। इंडिया में मैंने बताया 146 करोड़ में को वो नहीं है जो अपना सॉफ्टवेयर डेवलप कर सके। पूंजी निर्माण, क्या पूंजी निर्माण घंटा होगा? यहाँ कुछ दिन पहले तक 49 रुपया लगाता था और रात भर इंतजार करता था कि 1 करोड़ कमा जाएंगे। अब आधा घंटा मैंने 2 घंटा बाद सोचता था कि ससुरा 49 बच जाता तो ठहरे। पूंजी निर्माण कहाँ से होगा? उसके बाद बेरोजगारी, तो आप आंख उठा के देख लो ना, रोजगार वाला एक को मिलेगा। हर घर में अगर 5-6 फैमिली का परिवार है तो घर में रोजगार किसी के पास नहीं है। एक आध को बेचारा टेम्पू चला के, ऑटो चला के दुकान में काम करेगा, ऐसे पेट पास उसको बोलता है पालन पोषण कर रहा। आप अपने घर के आसपास उठा लो, सरकार कहता है ना कि सबको रोजगार, लाखों का रोजगार दे दिए। अरे ससुरा रोजगार दिया किसको? बगल वाला घर में केको नौकरी नहीं हुआ है, बगल में केको हो नहीं, मैंने पूरा मोहल्ला में ढूंढ लो, सब अलग अलग मोहल्ला से आए हो ना। हेमंत सोरेन भी कहते हैं कि सबको नौकरी दे दिए, अब मोदी जी तो कहते हैं कि हम रोज नौकरी छाप रहे हैं। अब सबको इतने अलग अलग मोहल्ले से आए हैं, कोई गांव से आए, अपना मोहल्ला में देखिए कै की नौकरी हुआ है पिछले 5 साल में। मैंने अगर अंगूठों पे गिनिएगा तो 1 आध को नहीं गिना है। इंडिया में बेरोजगारी का चरम सीमा है। हाँ, नेता सबसे बड़ा रोजगार में है, इसमें कोई शक नहीं। औद्योगिक पिछड़ापन, पलामू में फैक्ट्री है को एगो जपला में है था तो ससुरा बंद करवा दिया, सीमेंट फैक्ट्री था। तो यहाँ उद्योग नहीं है। यहाँ कौन उद्योग है?
नचनिया उद्योग, रील्स उद्योग, अब इसको नाम लिखा है सब इन्फ्लुएंसर ग्रुप, इन्फ्लुएंसर ग्रुप बनाया है सब। हाँ, अब कभी कभी तो कुछ लोग, हमारे स्टूडेंट लोग, आप ही लोग में से कोई ऐसा ऐसा गाना स्टोरी में लगा देता है ना कि सर दिल टूट गया। अरे दिल टूट गया तो सांस कैसे लोगे भाई? हमको मैंने डिस्परेशन में हो जाते हैं। उसके बाद प्रति व्यक्ति आय तो दिखाया जाता है कि प्रति व्यक्ति आय यहाँ पे लाखों रुपया है। अब यहाँ मिलता कितना है, कितना प्रति व्यक्ति आय? तुम्हारा इनकम कितना है जी? इनकम 0। और सरकार दिखाती है कि 1 लाख इतना रुपया प्रति व्यक्ति आय हो गया। कोई दिक्कत नहीं। तो ये था आपका इकोनॉमिक्स का आज का क्लास, और अगले क्लास में पढ़ेंगे कि अर्थव्यवस्था के कितने क्षेत्र हैं, क्योंकि जब क्षेत्रक पढ़ना है तो इसको थोड़ा सा डीप पढ़ना होगा, क्योंकि क्षेत्रक ज्योग्राफी को भी टच करता है। तो आपको बता दें कि हमको 5 क्षेत्र को पढ़ना है, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक और पंचशास्त्रक। तो ये 5 चीजों को पढ़ने के लिए बने रहिए और सब्सक्राइब नहीं किया जरूर कर लीजिए। बाय बाय।